नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 और 4th यूनिट हम लोगों की चल रही थी, जो कि है समावेशी शिक्षा। हम लोगों ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, महत्व वो पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य। अब ऐतिहासिक मतलब कि पहले इसका क्या रोल था, पहले शिक्षा का क्या रोल था और समावेशी शिक्षा उस समय थी या नहीं थी, तो उसको हम देखेंगे। प्राचीन अवस्था में, प्राचीन यानी कि पुराने समय, यानी कि प्राचीन काल के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था चलती थी, तो उस समय वर्ण के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाती थी और वहां पर समावेशी शिक्षा का कोई रोल नहीं था। तब वो समावेशी शिक्षा नहीं दी जाती थी, वर्णों के अकॉर्डिंग ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो वहां पर समावेशी शिक्षा का कोई महत्व नहीं था, ये भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। फिर आया मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था में जब विद्यालय की नई स्थापना होने लगी, तब थोड़ा थोड़ा प्रचलन चला और वर्णों के हिसाब से जो शिक्षा दी जाती थी वो समाप्त हो गया था और जिसको शिक्षा लेनी है वो शिक्षा ले सकता था। ये वाली स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन तब भी समावेशी शिक्षा का कोई वहां औचित्य नहीं था, वहां पर समावेशी शिक्षा स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर आया आधुनिक अवस्था, जो कि अभी की अवस्था है, उसके अंतर्गत। तो इस समय क्या था कि जो समावेशी शिक्षा स्टार्ट हो गई और जो अक्षम व्यक्ति है वो सामान्य बालकों के साथ शिक्षा लेना यहाँ पर प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके लिए यानी समावेशी शिक्षा के लिए 1950 में अधिनियम बनाया, यानी कि अक्षम व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए 1995 में अधिनियम बनाया और एक नेशनल ट्रस्ट अधिनियम, ठीक है, 1999 भी बनाया गया है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2000, उसके अंतर्गत भी समावेशी शिक्षा का बहुत ही महत्व बताया गया है कि समावेशी शिक्षा देनी है, सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। तो वहां पर जो अक्षम व्यक्ति है उनको भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार ये तीनों अवस्थाएं हैं कि प्राचीन में क्या था और मध्यम और ये आधुनिक में क्या है। अब उसके बाद बात आती है शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में समावेशी शिक्षा। अब शिक्षा के अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो बना है, उसके अंतर्गत समावेशी शिक्षा का क्या रोल है, मतलब समावेशी शिक्षा को स्थान दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो समावेशी शिक्षा को वहां पर स्थान दिया गया है। जो अध्याय है 7 के अंदर बताया गया है कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार देनी है और वहां पर जैसे सामान्य बालकों के लिए, सामान्य बालक के लिए जो अधिनियम बनाए हैं, ठीक है, अध्याय के अंतर्गत जो दे रखा है उसमें समावेशी बालकों के लिए, मतलब जो विशिष्ट बालक है उनके लिए भी शिक्षा का प्रावधान उसमें दिया गया है। तो प्रस्तावना, ठीक है, अध्याय 1 में प्रस्तावना है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि चार प्रकार के विद्यालय होंगे। ठीक है, एक तो सरकार द्वारा चलाए जाएंगे, दूसरे हैं जो विशिष्ट विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के अंतर्गत आते हैं, और तीसरा विद्यालय इसमें बताया गया है कि जो सरकार अनुदान देके चलवाती है वो विद्यालय, और चौथा विद्यालय जो बताया गया है जिसको कोई अनुदान नहीं दिया जाता है, जैसे आप मान सकते हैं प्राइवेट विद्यालय। तो प्रस्तावना के अंतर्गत 4 विद्यालयों को बताया गया है। तो वहां पर सभी तरह के बालक पढ़ सकते हैं, मतलब कि जो ये अक्षम बालक है, बात तो हमको समावेशी शिक्षा की ही करनी है कि भाई हम लोग जो अधिनियम बन रहे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बनाया है, उसके एक्ट है, सारी धाराएं बताई गई है, अध्याय बताया गया है। तो उसमें यहाँ पे ये जो अक्षम बालक है उनको कहाँ स्थान मिला है, तो जो ये 4 विद्यालय हैं यहाँ पर ये बालक एडमिशन ले सकते हैं। इनको एडमिशन स्कूलों को देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार ये 4 विद्यालय चलाती है और इनमें ये एडमिशन ले सकते हैं। फिर है अध्याय 2 में क्या बताया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अब निःशुल्क मतलब कि इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, इन बालकों से कोई, जैसे अब हम बात करें अगर सामान्य बालक की, एक्ट के अंदर हम सामान्य बालक की बात करते हैं, तो वही हम विशिष्ट बालकों की बात करेंगे कि इनसे कोई शुल्क नहीं लेना है। इनको स्कूल आने के लिए जो पुस्तकें चाहिए, ठीक है, बैग की, यूनिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है, और जो फीस वगैरह है वो सारा सरकार व्यय करेगी, इनको कुछ नहीं देना है, इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है। ठीक है, और जब तक ये पढ़ते हैं, अगर मान लो इनकी उम्र ज्यादा भी हो गई, कोई बच्चे हैं और उम्र ज्यादा हो गई है और वो पढ़ने से हिचकिचा रहे हैं, तो टीचरों को उनको मोटिवेट करना है, ठीक है, और मतलब कि उनको अभिप्रेरित करके और विद्यालय लाना है, उनका एडमिशन करना है, भले कितनी भी उम्र के बालक हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा आपको दिलवानी है, क्योंकि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, तो आपको दिलवानी है और वो बिल्कुल निःशुल्क होगी और
सभी बालकों को आप वो ये निःशुल्क शिक्षा दे। ये अधिनियम के अध्याय 2 के अंदर है। फिर अध्याय 3 सरकार के उत्तरदायित्व। इसके अंदर सरकार के उत्तरदायित्व बताएंगे, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन बालकों पर कितना व्यय करेगी। ठीक है, दोनों को मतलब मिलकर ही करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को अनुदान देना है और फिर ये आगे शिक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि अगर इनको निःशुल्क पढ़ाएंगे तो इन पे खर्च भी होगा और टीचरों को भी अलग से लगाना पड़ेगा। तो इनको जो भी है तो मिलकर कार्य करने हैं। फिर बात आती है विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व। अब इनसे संबंधित शिक्षक का भी चयन करना है। अब अगर इनके लिए जो शिक्षक निर्धारित करना है वो नवाचार से युक्त होना चाहिए, मतलब कि नई टेक्निक उनको आनी चाहिए पढ़ाने के लिए। अब ये विशिष्ट बालक हैं तो इनको सामान्य बालकों की तरह आप शिक्षण नहीं करा सकते, इनके लिए आपको नई नई तकनीकों का यूज करना पड़ेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जो विशेष बीएड होती है वो करे हुए होते हैं, वो इन बालकों को पढ़ाते हैं। विशेष एसएससी होती है और वो बीएड होती है, तो वो जो टीचर होते हैं वो इनको पढ़ाते हैं। तो सरकार को हर विद्यालय में ऐसे टीचर नियुक्त करने पड़ेंगे और इन टीचरों को, इन बच्चों को सही से पढ़ाना पड़ेगा। इनके उत्तरदायित्व है कि इनको अच्छे से पढ़ाएं और अगर नहीं समझ में आता है तो अलग अलग तकनीकों से इनको पढ़ाए। तो इस प्रकार विद्यालय को क्या करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। अगर टीचर अगर समय ज्यादा मांग रहा है तो आपको समय भी देना पड़ेगा, और अगर मान लो उससे संबंधित कुछ खर्च है, सामग्री मंगानी है, तो वो सामग्री भी आपको लाकर देनी पड़ेगी, क्योंकि वो शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको वो सामग्री उपलब्ध करवानी पड़ेगी। तो ये विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व है। फिर बात आती है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब जो पाठ्यक्रम है ये तो गवर्नमेंट से निर्धारित है, तो इनके लिए जो पाठ्यक्रम है इसका मूल्यांकन और बनाना और उसका मूल्यांकन समय समय पर करना होगा कि ये कितना सही है या नहीं है, वो बालक इसको कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सामान्य बालकों के साथ इनको पढ़ाना है तो पाठ्यक्रम में कुछ छूट भी होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए अलग से। अब जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने देखा कि अजमेर में एक स्कूल है, मनोविकास चाची आवास अजमेर में एक विद्यालय है जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाला है, समावेशी विद्यालय है। वहां पर इन बालकों को, जो विशिष्ट बालक है, उनके लिए कार्ड बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कार्ड बनाए जाते हैं, उनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब कि कोई सभी बच्चों के लिए एक जैसे कार्ड नहीं है, जैसा बच्चा है, जैसे बालक की मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड बनाते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। फिर है अध्याय 4 बाल अधिकारों का संरक्षण। मतलब कि इनसे संबंधित जो भी अधिकार है इनको मिलेंगे, ठीक है, उनका संरक्षण होना चाहिए। अगर मान लो कोई शिकायत करता है तो तुरंत एक कमेटी का गठन करना चाहिए, ठीक है, इनसे संबंधित कमेटी का गठन होगा, और जो इनसे अगर मान लो कोई अपराधी पाया जाता है तो उसको दंड दिया जाएगा, और इनके लिए मतलब कि जो भी सरकार है वो इनके संरक्षण का कार्य करेगी। ठीक है, फिर बात आती है नियम बनाना। अब सरकार को इनसे जो नियम है, जो सामान्य बालकों के लिए नियम है, वो इनके लिए नहीं बनाए जा सकते, इनको छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये विशिष्ट बालक है। तो इनके लिए सरकार ने करा है कि भाई अगर नियम में अगर कुछ ढील छोड़नी तो ढील कर सकते हैं, कि समय समय पे कुछ बदलाव करना है तो नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए। फिर बात आती है समावेशी शिक्षा से संबंधित विशेष अनुच्छेद। अब कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं जिनके द्वारा इनको जो अधिकार है वो प्राप्त होंगे। जैसे कि पहला, समान अधिकारों की व्यवस्था। अब जो बालक है इनके लिए, जो सामान्य बालक है उनके अकॉर्डिंग इनको समान अधिकार है, ठीक है। ये इनको भी मतलब कि जो वो बच्चे जो कार्य कर रहे हैं वो ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लो वो टीचर है तो इनको मना करेगा। अगर ये चाहते हैं, अपनी इच्छा से प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसको मतलब पढ़ाई संबंधित एक चीज नहीं, मतलब ऑल ऑफ पाठ्यक्रम से हो या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित कोई भी हो, ये सारे कार्य ये कर सकते हैं। फिर बात आती है सर्वांगीण विकास की योजना। अब इनका विकास की योजना भी बनानी है, विद्यालय को और शिक्षक को उसको फॉलो करना है, तो इनका विकास होगा, सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। फिर बात आती है विचारों की स्वतंत्रता। अगर मान लो बच्चे हैं, अगर छोटे बालक है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उनको अगर बोले विचारों, अगर इनके विचारों को ग्रहण किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं, कुछ बालक, औसत बालक ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनको अगर उनसे पूछा जाए, उनसे बात की जाए कि वो क्यों नहीं पढ़, उनकी मतलब कि जो कमजोरी है उनका पता लगाया जाए, ठीक है। तो ये कब होगा, जब हम उनके विचारों को ग्रहण करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, तब हमको पता चलेगा उनमें कमी कहाँ आ रही है, या पढ़ाने में कमी आ रही है, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है। तो उस चीज की इनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, इनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं तो उनको डांट के फटकार के बैठाना नहीं है, उनके विचारों को स्वीकार करना है अध्यापक को, और अध्यापक लेकर फिर वो विद्यालय तक, मतलब कि जो प्रशासन है उनसे बात करें और फिर व्यवस्था करें। फिर बात आती है आत्मनिर्भरता का विकास। जब ये बालक स्वयं करना सीखेंगे,
क्योंकि आजकल जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, बच्चा स्वयं करके सीखता है, बच्चों को आधार मानकर ही शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो अगर हम बच्चे को आधार मानकर शिक्षा प्रदान करेंगे और बच्चे को स्वयं करके हमने बता दिया और बच्चा खुद करके सीखेगा, तो वो आत्मनिर्भर बनेगा। उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, उसको देखना नहीं पड़ेगा कि किसी के लिए वो इंतजार करे और फिर वो कार्य हो। ठीक है ना, स्वयं कार्य करने के उसके अंदर सक्षम हो जाएगा। फिर बात आती है विशेष देखभाल की व्यवस्था। और विशेष देखभाल की व्यवस्था, जब ऐसे विद्यालय अगर खोले जाते हैं तो वहां पर उनकी देखभाल के लिए, मतलब बच्चों की देखभाल के लिए वहां पर एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है और समय समय पर मतलब एक कोई भी वार फिक्स कर लिया जाता है और वहां पर वो उनका चेकअप करने आते हैं, उनका जो स्तर देखने आते हैं कि भाई यहाँ उनकी कितना मतलब कि प्रगति कर रहे हैं, मतलब कितना उनके अंदर सुधार हुआ है या फिर विकास हो रहा है। ठीक है, तो वो अगर वो एक टीचर तो पढ़ा रहा है लेकिन एक डॉक्टर ने वो चेक करके भी बताएगा, इसलिए इनके लिए एक विशेष डॉक्टर की व्यवस्था भी की जाती है, जो कि मैंने देखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर बात आती है व्यक्तिगत रुचियों का विकास। अब जो ये बालक हैं इनके अंतर्गत भी रुचियां होती है, तो अगर एक अध्यापक है इनको मोटिवेट करेगा तो इनकी रुचियों का विकास होगा, तो ये अपनी रुचियों के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं, वो भी स्वतंत्रता इनको प्राप्त है। तो ये हुई बात अनुच्छेद होगी। तो अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का गृह कार्य प्रश्न। समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है? इसके प्रमुख अधिकारों और अनुच्छेदों का वर्णन करें। इसके प्रमुख अधिकारों और अनुच्छेदों का वर्णन करें। धन्यवाद।